अब हम परक्यूजिट्स देखेंगे इसके अंतर्गत। परक्यूजिट्स में कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर नंबर 1 मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़, परक्यूजिट्स मीन्स होता है फैसिलिटीज़, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको। तो यहाँ पर आएगा मेडिकल फैसिलिटीज़। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ में क्या आएगा, अब अगर सपोज करना एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 3 भागों में पढ़ेंगे हम इसमें। पहला पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पर कि अगर सपोज करना कि एम्प्लॉय, वहाँ पर मैंने अभी हाल बताया था इसमें अलाउंस है, इसमें आपको मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस में तो एक बार उसने, जैसे अभी हाल मैंने बताया कि आपको 10,000 रुपये दे दिया एम्प्लॉय को, मतलब तो वो भले कितना भी खर्चा अस्पताल में, अब वो एम्प्लॉयर से चार्ज नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता वो कि मेरा इतना खर्चा हुआ, आपने तो 10,000 रुपये के हिसाब से आपने पूरे साल भर के मेरे को कितने दिए, 1,20,000 रुपये दिए, है ना, और जबकि मेरा तो 5 लाख रुपये खर्चा हो गया या 4 लाख हो गया, वो मना कर देगा। आपको जब अलाउंस दिया जाता है मेडिकल अलाउंस, तो आपका भले कितना भी खर्चा हो, कम हो चाहे ज़्यादा हो, उस पर आप उससे मांग नहीं सकते मतलब। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंतर्गत होता है जब मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है, ये ध्यान रखना परक्यूजिट्स से ये किसी सामान्य कर्मचारी को नहीं दिए जाते हैं, जो हाई लेवल के जो एम्प्लॉइज होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उन्हीं को ये परक्यूजिट्स दिए जाते हैं। यानी कि किसके अलावा, केस अमाउंट और अलाउंसेस के अलावा ये परक्यूजिट्स दिए जाते हैं। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ में क्या है, इसको 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि जो मेडिकल बिल, जो जैसे सरकारी अस्पताल में इलाज कराया, किसी कर्मचारी ने सरकारी अस्पताल में इलाज कराया, तो वो पूरी की तरह से वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ पे जितना भी पैसा दिया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉय को जितना भी खर्चा करेगा सरकारी हॉस्पिटल का या गवर्नमेंट के द्वारा कोई अन्य अप्रूव्ड हॉस्पिटल हो उस पर खर्चा करेगा, तो वो पूरा का पूरा क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है सरकारी हॉस्पिटल का। अब ध्यान देना कि अगर सपोज करो नर्सिंग होम में, प्राइवेट नर्सिंग होम में अगर इलाज करवाया हो, यानी उसका रिम्बर्समेंट करेगा। रिम्बर्समेंट मतलब उसकी प्रतिपूर्ति करता है, यानी उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया या प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज करवाया। अब वो जितना भी वहाँ पर बिल मिलेगा, दवाइयों के बिल, हमारे हॉस्पिटल के बिल, बेड चार्ज और जो जो खर्चे आए हो, तो उसका बिल लेगा। तो वो बिल जितने का सबमिट करेगा, वो क्या करता है, एम्प्लॉयर उसका पेमेंट कर देगा सीधे किसको, हॉस्पिटल को। तो ये रिम्बर्समेंट बोलते हैं, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल। बट ये याद रखना कि ये सारे के सारे बिल किसके नाम से होना चाहिए, ये होना चाहिए एम्प्लॉय के नाम से। तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। ध्यान रखना, बिल अगर किसके नाम से होते हैं, कर्मचारी के नाम से होते हैं, कर्मचारी के नाम से होंगे तो पूरा पूरा टैक्सेबल है। अब अगला लेते हैं। अब ये यहाँ पर याद रखना कि फिर रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल किया, पर बिल किसके नाम से कटवाया उसने, जितने भी हॉस्पिटल में वो खर्चे कर रहा है पेशेंट के नाम से नहीं कटवाते हुए मालिक के नाम से, एम्प्लॉयर के नाम से होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 15,000 रुपीज़ तक मैक्सिमम उसको एग्जेम्पशन मिलेगी यहाँ पर, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर का। तो 3 भाग ये मैंने आपको बताए। आगे होगा ये आपको सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में, और तीसरा वो प्राइवेट में ही करवाया पर वो बिल किसके नाम से है, मालिक के नाम से, एम्प्लॉयर के नाम से। मेडिकल के बाद लेते हैं कार फैसिलिटीज़। अब कार की फैसिलिटीज़ दी जाती है। अब ये जो कार की फैसिलिटीज़ दी गई है, तो याद रखना कि कार दे रखी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को। जैसे अच्छा ऑफिशियल है, वो स्कूटर गाड़ी से आएगा तो अच्छा नहीं रहता है कंपनी के लिए, तो कंपनी ने बोला आप कहाँ ये छोटी 2 टू व्हीलर से आते हो, आपको ये हम कार की फैसिलिटीज़ देते हैं। अब ये कार की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि वो कार की फैसिलिटीज़ दी, कार दे दी, तो उसके जो पेट्रोल के या रनिंग चार्जेस होते हैं उसके, और रिपेयरिंग के चार्जेस है, ये खर्चे कौन बियर करता है। तो इसके अंदर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। और कार का यूज़ 2 प्रकार से होना चाहिए। कार ऑफिशियल यूज़ से हो तो पूरा एग्जेम्प्ट होता है, कार अगर पर्सनल यूज़ से है तो टैक्सेबल होगा, और कार मतलब पार्टली यूज़ हो रही है, यानी कि घर में भी यूज़ हो रही है, ऑफिशियल पर्पस से भी यूज़ हो रही है और प्राइवेट पर्पस से भी यूज़ हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में कार की फैसिलिटी की हमको कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगी, कार फैसिलिटी। अब उसमें हमको एक टेबल बना के हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें इस तरह से आएगा, टेबल बनेगी इसके अंतर्गत कि जो कार के जो खर्चे हैं, कार के जो खर्चे हैं वो कौन बियर कर रहा है, यानी कि एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस मीन्स कार के एक्सपेंसेस बोर्न बाय किसके द्वारा बोर्न हो रहे हैं। तो इसमें अपन पहली कैटेगरी ले लेते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयर, EMPLOYER, एम्प्लॉयर।
और दूसरा इम्प्लाई। अब इसमें कार की दो तरह से कैलकुलेशन करेंगे। कार का यहाँ पर गवर्नमेंट ने कितना माना है, यहाँ पर 16 HP तक की कार जो होगी उसको छोटी कार बोलेंगे हम, और 16 HP मीन्स हार्स पावर, 16 हार्स पावर से अगर बड़ी कार है तो ऐसी कंडीशन में उसके खर्चे के लिए अलग से उन्होंने कैलकुलेशन बताई है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अप टू 16 HP, 16 HP तक की कार है, और यहाँ पर आ जाएगा अबोव या फिर मोर देन 16 HP, यानी 16 HP तक की कार और 16 HP से बड़ी कार हो गया। ये इसको हम चाहो तो करंट लैंग्वेज में हम स्मॉल कार भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे बिग कार भी बोल सकते हैं, बिग कार। अब एम्प्लॉयर अगर खर्चे कर रहा है, यानी मालिक ने कार दे दी उसको, 16 HP की है कि 16 HP से ज़्यादा की, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। 16 HP तक की कार होगी और एम्प्लॉयर खर्चे कर रहा है, यानी कार की कार भी दे रहा है, खर्चे के खर्चे भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आएगा 1800 रुपये पर मंथ, 1800 रुपये पर मंथ, 1800 रुपये के हिसाब से यहाँ पर टैक्सेबल करेंगे। यानी कार दे रखी है, अब ये तो फैसिलिटी है, फैसिलिटी तो नगद तो होती नहीं है, तो उसका हम क्या करेंगे, मनी की टर्म्स में उसकी वैल्यूशन की जाती है। तो सरकार ने ये वैल्यूशन कर दी कि आपने कार भी दे रखी है एम्प्लाई को, और एम्प्लाई खर्चे भी नहीं कर रहा है, यानी उसको आपका बेनिफिट है। और क्यों बेनिफिट है ये, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है, आप एम्प्लाई होने के कारण आप दे रहे हो, बस एम्प्लायर ने एम्प्लाई होने के कारण उसको जो जो फैसिलिटीज़ दी है वो सब टैक्सेबल हो जाएगी, उसकी मनी की टर्म्स में उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो 1800 रुपये सरकार ने डिसाइड कर रखा है, तो 1800 रुपये पर मंथ यहाँ आएगा। और बड़ी कार होगी 16 HP से अगर ज़्यादा की होगी तो यहाँ पे आएगा 2400 रुपये पर मंथ, 2400 पर मंथ, 1800 और 2400। इसमें आएगा यहाँ पर एम्प्लाई अगर खर्चा करता है, अब कार दे रखी है एम्प्लायर ने एम्प्लाई को, अब कार के जो खर्चे हैं वो एम्प्लायर नहीं कर रहा है, एम्प्लाई कर रहा है ना। कंपनी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी तो उसने बोला भैया हम कार दे देते हैं, कार के खर्चे हम नहीं देंगे, और ये जो कार दी है, बड़ी कार छोटी कार, ये एम्प्लायर खर्चे उठा रहा, मतलब बहुत बड़ी कंपनी होगी, अच्छी प्रॉफिट में जा रही होगी, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कार कितनी बड़ी है और कौन खर्चे उठा रहा है। तो एम्प्लाई अगर खर्चे उठाएगा तो यहाँ पर आएगा 600 पर मंथ, 600 रुपीज़ पर मंथ, और यहाँ पर आएगा 900 रुपीज़ पर मंथ। किस कंडीशन में, जब 16 HP की कार होगी, छोटी कार होगी तो 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे, और यहाँ पे 900 रुपये में 12 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 12 का मल्टीप्लाई, जा पीएम लिखा, पर मंथ ही लिखा मैंने, वहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करके इस तरह से कार की फैसिलिटी को हम मनी में कन्वर्ट करेंगे, और वो इनकम फ्रॉम सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल करेंगे। अच्छा, अब कार तो दे दी, अब वो एम्प्लॉई होता है तो उसने ड्राइवर की फैसिलिटीज़ भी दे दी साथ में। अब ड्राइवर की फैसिलिटीज़ दे दी जाती है, अब ये तो इसमें ऐड कर देंगे ड्राइवर की जो सैलरी होती है, सैलरी ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर की फैसिलिटीज़ दे रखी है, तो 900 रुपीज़ दोनों केस में पर मंथ के हिसाब से 900 रुपीज़ पर मंथ दोनों में टैक्सेबल कर देंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट आएगा और उसमें ये हर एक कंडीशन में 1800 में 900, 2400 में 900, 600 में 900, 900 में 900 ये ऐड करेंगे। किस कंडीशन में, खर्चे कोई भी करे, कार की फैसिलिटीज देने की खर्चे कोई भी करे, और अगर ड्राइवर भी दे रखा है तो 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको टैक्सेबल करेंगे। ये हो गई हमारी कार की फैसिलिटी। इसके बाद हम लेते हैं थर्ड नंबर पे लेते हैं यहाँ पर लंच फैसिलिटी। अब सपोज करना कि ऑफिस के काम के दौरान, यानी कि जो उसका वर्किंग आवर होता है ऑफिस में, तो कई ऐसे अधिकारी वर्ग होते हैं जो सुबह से आते हैं, 9 बजे से 8 बजे से आना पड़ता है कंपनी में काम के लिए। तो ऐसी कंडीशन में वो ऑफिस का वर्किंग आवर होता है जो भी 6-7 बजती है, तो एक समय का खाना वहाँ दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में लंच की फैसिलिटी क्या होती है, उसको दी जाती है तो 50 रुपये पर मील, यानी एक भोजन जो है ये, और उसके नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने रहे कंपनी के, जितने दिन कंपनी में वो उसने खाना खाया, उसके हिसाब से हम एग्जेम्प्ट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखना इसकी एग्जेम्प्ट कितना है इसमें, यानी कर मुक्त कितना है, एग्जेम्प्टेड अप टू 50 रुपीज़ पर मील के हिसाब से एग्जेम्प्ट किया गया लंच फैसिलिटी।
अगर 100 रुपये का खर्चा आ रहा है उसके खाने पे, तो 50 रुपये माफ़ कर देंगे, 50 रुपये टैक्सेबल हो गया एक दिन का। और जैसे 200 दिन गया तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके अंदर का 50 में 200 का, है ना। अगर वो 250 दिन ऑफिस गया तो 250 में 50 का 100 रुपये मिल रहे हैं उसको मिल के, है ना। पर मिल के पेमेंट कितना करना पड़ रहा है एम्प्लायर को, वहाँ पेमेंट करना पड़ रहा है 100, और जबकि 50 रुपये सरकार के द्वारा माफ़ है, तो बाकी का तो 50 रुपये का बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉई को। तो ऐसी कंडीशन में ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं रिफ्रेशमेंट। अब रिफ्रेशमेंट में हम क्या आएगा कि रिफ्रेशमेंट तो पूरा एग्जेम्प्ट होता है, नाश्ता दिया जाता है, नाश्ता भी देते हैं। तो नाश्ता क्या होता है, ये सामान्य कर्मचारी किसी को भी दिया हो ये, तो ये पूरा एग्जेम्प्ट होता है, ये एग्जेम्प्ट होगा। ओके, इसी तरह से हम आगे देखते हैं। अगर सपोज करना अब ये ऑफिशियल वर्ग के लिए फैसिलिटीज़ है, तो एम्प्लायर ने एम्प्लॉय को सपोज करना कि नौकरों की फैसिलिटी दे रखी है ना, सर्वेंट फैसिलिटी दे रखी है। सर्वेंट फैसिलिटीज़ भी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। सर्वेंट फैसिलिटी, सर्वेंट फैसिलिटी टैक्सेबल होती है, ये भी टैक्सेबल होगी। ये तो मालिक ने दी थी सर्वेंट की फैसिलिटी। अब सपोज करो अगला ये पॉइंट ले लेते हैं कि अगर सर्वेंट किसने लगाए हैं, ध्यान रखना मकान तो दे ही दिया, इसके अंदर फैसिलिटीज़ में एक और आएगा, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस भी लेते हैं हम अभी। तो मकान के साथ साथ उसने जैसे गार्डनर भी दे दिया, तो गार्डनर तो यहाँ गया सर्वेंट फैसिलिटीज़ में। कुक भी दे दिया कि आप खाना भी मत बनाओ, आपके यहाँ पे कुक को हम पेमेंट कर देंगे, ये फैसिलिटीज़ भी हम दे देते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी सर्वेंट की दे दी। अब सपोज करो मालिक ने सर्वेंट की फैसिलिटी नहीं दी, तो उसने एम्प्लॉय ने क्या करा, ये सर्वेंट जो घर के लिए जो सर्वेंट है उसको चाहिए, उसने वो खुद ने एम्प्लॉयड की है। अब उस लाइबिलिटी किसकी है, पेमेंट की, कर्मचारी ने नियुक्ति की है उनकी सारे नौकरों की, लेकिन पेमेंट कौन कर रही है, वो कर रही है कंपनी, तो वो भी टैक्सेबल होगी। यानी यहाँ पे आ जाएगा सर्वेंट एम्प्लॉयड बाय सर्वेंट एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉय ने नियुक्ति की है, बट पेमेंट कौन दे रहा है, बट पेमेंट इज मेड बाय एम्प्लॉयर, बट पेमेंट इज मेड बाय एम्प्लॉयर। तो ये भी टैक्सेबल होता है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा भी कई पॉइंट और हम ले सकते हैं इसके अंदर का 7 में। अब जैसे सपोज करना कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कर्मचारी की अपने जीवन पे उसने जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है, पेमेंट उसको करना चाहिए, लेकिन उसके ओब्लिगेशन का, यानी कर्मचारी का खुद का ओब्लिगेशन है, खुद को पेमेंट करना चाहिए LIP का, वो पेमेंट भी कौन कर रहा है, वो कर रहा है एम्प्लॉयर। तो वो भी LIP भी यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी इसके अंतर्गत। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का जैसे इंश्योरेंस करवाया हो, ग्रुप इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये तरह तरह के इंश्योरेंस होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के जो इंश्योरेंस करवाए हैं इसके अंतर्गत, तो वो यहाँ पर क्या होंगे, वो भी यहाँ पर होंगे। आ रहा है, ग्रुप इंश्योरेंस होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, ग्रुप इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट होता है। ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जितने भी कर्मचारी काम करते हैं सबका सामूहिक बीमा, या फिर फैक्ट्री में काम करने वाले रहते हैं कई मजदूर, पर वो फैसिलिटीज़ उनको तो दी नहीं जाती, पर ग्रुप इंश्योरेंस का अगर मालिक के द्वारा पेमेंट किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट होता है। हो गया। अब इसमें एक पॉइंट रह गया, वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर आएगा एक 9 नंबर पे, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस मतलब क्या है कि कंपनी ने या एम्प्लायर ने अपने एम्प्लॉय को मकान दे रखा है, तो मकान दिया है तो उसकी हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे, इसके लिए वीडियो बनाएंगे। वो भी एक निश्चित जो उनका रूल होता है, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, कई बार पॉपुलेशन को ध्यान में नहीं रखते हुए, दोनों तरीके से निकालेंगे। पॉपुलेशन को कब ध्यान में रखेंगे कि कहीं जैसे मेट्रो सिटीज़ के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वहाँ पर उसका 7.5%, 10% और 15%, पॉपुलेशन जैसे 10 लाख तक है तो वहाँ पर 7.5% हम उसमें मकान की वैल्यूएशन लेंगे, उसके अंतर्गत वैल्यू मानेंगे, उसके अंदर जो रेंट फ्री हाउस दिया है मालिक ने अपने एम्प्लॉय को, तो वहाँ पर कितना माना जाएगा, 10 लाख तक की आबादी होती है उस शहर के अंदर, तो वहाँ 7.5% आएगा। फिर 10% कब आता है, जब 10 लाख से
25 लाख तक, और अगर 25 लाख से अगर अबो हो तो वहाँ पर उसकी कैलकुलेशन हम मानेंगे इसके अंतर्गत 15%। ओके, ये तो पॉपुलेशन को कब ध्यान में देंगे, जब मकान एम्प्लॉयर का खुद का हो, और अगर उसने रेंट पे लेके दिया तो उसकी कैलकुलेशन अलग की जाती है। उसमें आता है यहाँ पर कि उसने रेंट मतलब जो मकान किराए से लिया तो उसका किराया कितना है, रेंट पेड, और 15% ऑफ सैलरी जो दोनों में कम होगा वो लेंगे। और अगर इसके साथ दोनों ही केस में चाहे मकान कंपनी का हो या नहीं हो, तो उसमें अगर रेंट पे लेके दिया है फर्निश्ड हाउस दिया है तो उसमें हम उसका फर्नीचर का किराया ऐड कर देंगे। और फर्नीचर किराए से लेके नहीं दिया और खरीद के दिया हो तो जो खरीदा है उसकी जो कास्ट प्राइस है उसका 10% उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से उसकी कैलकुलेशन हम सीखेंगे। अभी तो हमारा बस मेन मकसद है कि क्या क्या आता है इसके अंतर्गत। तो सैलरी में हमने आज ये सीखा कि सैलरी में कैश अमाउंट आता है, अलाउंसेस आते हैं, परक्यूजिट्स आते हैं इसके अंतर्गत, ये सब से मिलके एक स्टेटमेंट बनता, तो ये सारे उसमें टैक्सेबल कर देंगे हम। ओके, तो उसका फॉर्मेट हम अगले जब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जब सीखेंगे इसके अंदर। ओके, जय हिंद।